ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 2016 के फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी. ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट. एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब हमारे पास कौन कौन सी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है. एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो स्टूडेंट्स इसको आपने प्रॉपरली एक पैटर्न को से लेकर चलना है. ठीक है, किसी भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएं या पीरियड के प्रॉपर्टीज़ कुछ पूछी जाएं, ठीक है, तो आपने इसी तरीके से करना है. ठीक है, तो उसका क्या मेथड है कि सबसे पहले आपने इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करना है. ठीक है, और फिर उसका आपने ट्रेंड बताना है. ठीक है, यानी अलॉन्ग द पीरियड, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, या अगर हम ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम तो ये इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, ये बताना है. ठीक है, उसके बाद आपने डिफ़ाइन करने के बाद ट्रेंड बता दिया और साथ फिर आपने रीज़न बतानी है कि ये ट्रेंड ऐसा क्यों शो हो रहा है. व्हाट आर द रीजंस. ठीक है, वो 3 या 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉइंट्स में ही उसको लिखना है. ठीक है, तो अब हम चलें इसको बारी बारी इसको देखते हैं कि हमारे पास थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं सोडियम से लेकर, यानी अगर हम सोडियम देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन आ जाता है. ठीक है, और उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. ठीक है, तो ये हमारे पास यानी ये तकरीबन आपके पास ये मेटल्स आ जाती हैं, ये नॉन मेटल मींस के मेटालॉइड आ जाता है. ठीक है, और ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ द नोबल गैस. तो अब हमारे पास ये है कि इनका क्या ट्रेंड चल रहा है एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंगली. तो ये हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, और फिर बाकी भी हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ये एटॉमिक रेडियस इज़ द एटॉमिक प्रॉपर्टी. इसकी डेफिनेशन क्या है. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ये यहाँ पर देखें, आपको साथ यहाँ पर ड्रॉ हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, कि ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, और ये एवरेज डिस्टेंस इसलिए कहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मोशन में होते हैं तो फिक्स नहीं होता. ठीक है, कभी मतलब लाइक यहाँ तक हो जाएगा, कभी यहाँ तक हो जाएगा, कभी थोड़ा सा ज़्यादा कभी कम. तो हमने एवरेज लेना है. ठीक है, एवरेज डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी जो आखिरी ऑर्बिट है. ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसकी यूनिट्स हैं आपके पास नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में इसको हम शो करते हैं. नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है. ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे पास ट्रेंड. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड, यानी इधर से जब हम क्योंकि हम थर्ड पीरियड की बात करें ना, थर्ड पीरियड के एटॉमिक रेडियस की बात करें तो हम लेफ्ट टू राइट ही बताएंगे. ठीक है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज. तो यहाँ पर हमने क्या बता दिया कि ये ट्रेंड ये चल रहा है भाई, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है. लाइक सोडियम का यहाँ पर हमारे पास साइज़ बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम का कम होगा, एल्यूमिनियम का और कम होगा, सिलिकॉन का, फिर इसी तरह क्लोरीन और इस तरह करते करते. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन के बाद ऑर्गॉन होगा उसका साइज़ अगेन इंक्रीज़ कर देगा. तो ये एक एनॉमलस ट्रेंड आ गया है. ठीक है, क्वेश्चंस ही आपसे इस तरह के ज़्यादा पूछे जाएंगे जिसमें कोई ना कोई एनॉमली आए. जो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं तो वो कम पूछे जाते हैं. जहाँ पे एनॉमलस ट्रेंड होता है तो वो पूछा जाता है ताकि ये देखा जाए कि स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को गौर किया है कि ये बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड था या इसमें कोई एनॉमली शो हो रही थी. तो यहाँ पर भी आपको एनॉमली नज़र आएगी. ठीक है, नॉर्मली हमने यहाँ पर लिखा है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. अब ये रीजंस आ गई हैं. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है. ठीक है, क्योंकि जो सेकंड पीरियड था, यानी ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट पीरियड था, तो हर एक में न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड पीरियड है. ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट और ये सेकंड पीरियड है. मींस के आपके पास शील्डिंग न्यू शेल्स ऐड नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है. शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो हिंड्रेंस कॉज कर रहे होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक उस तरीके से नहीं पहुंचने देते. तो ये जो दरमियान वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो शील्ड कर रहे होते हैं. न्यूक्लियस की जो आपके पास अट्रैक्शन होती है या फोर्स होती है उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से बचा रहे होते हैं, शील्ड कर रहे होते हैं. तो वो उन इंटर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें नया शेल तो ऐड नहीं हो रहा, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है.
ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल इंक्रीजेज। जब शील्डिंग इफेक्ट सेम है तो इसका मतलब है कि जब हम सोडियम में हैं तो हमारे पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में जो है वो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी अंदर वाले को तो छोड़ दें, ठीक है, ये यानी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनर में पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होते हैं, लास्ट में 1 है। फिर जब इसी तरह हम मैग्नीशियम में मूव करेंगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर दूसरे वाले में 8 हैं, ठीक है, तीसरे वाले में फिर 2 आ जाते हैं। तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम वाले में 2 था, इसी तरह एल्यूमिनियम वाले में लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सिलिकॉन में 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल में इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो हमारा जो प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब 11 प्रोटॉन्स वैलेंस शेल को अगर देखें तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, टोटल मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट में और 8 इसमें, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करें। तो जब हम मैग्नीशियम में मूव करेंगे उसमें 12 प्रोटॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से यानी जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोटॉन, तो जो पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज़्यादा हो गई है टू द न्यूक्लियस की तरफ, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से जो है वो साइज़ कम हो रहा है, ठीक है, यानी इस तरह से साइज़ जो है वो कम होता जाएगा। पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नियर टू द न्यूक्लियस वो इंक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, यानी ये आपको सारा का सारा समझ आ गया। फिर हमारे पास है कि एक्सेप्शन क्या थी, द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द इनर्ट गैसेज इज लार्जर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग हैलोजेंस ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। अब ये देखें, यानी ये बताया गया, एक्सेप्शन ज़रूर आपने बतानी है क्योंकि यानी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए पूछा गया कि कोई एक्सेप्शन है तो वो भी बताएं कि मींस के जब साइज ऑफ द एटम ऑफ द इनर्ट गैस यहाँ पे एक्सेप्शन शो कर रही हैं, क्योंकि असल में होता क्या है कि वहाँ पर ना जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है, सब नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो आपस में और हैं भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो आपस में भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं जिसकी वजह से वो फिर दूर जाते हैं। देखें, इतनी सी जगह पे अगर मैं कहूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो कितनी ज़्यादा रिपल्शन शो कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो थोड़ी सी बड़ी जगह होगी तो उसमें वो काफ़ी दूर दूर जो है वो आसानी से 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल जो है साइज़ में वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रिपल्शन कर रहे थे जिसकी वजह से साइज़ ऑफ द नोबल गैस यानी आर्गॉन इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लें। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूनिपॉजिटिव गैशियस आइंस। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये देखें प्रॉपर डेफिनेशन में 1 मोल ही लिया गया है, मींस कि अगर आपके पास आइसोलेटेड गैशियस एटम्स हैं, ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम्स के 1 मोल हैं, ठीक है, और ये जैसे ये 2 और 8 ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी सोडियम अगर आपके पास है, सोडियम मेटल है, ठीक है, तो मेटल को पहले आपने यानी गैशियस फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है, गैशियस फॉर्म में लेके जाना, तो वो किस फॉर्म में होगी, आइसोलेटेड गैशियस एटम्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम की फॉर्म में से, यानी 1 मोल आपने आइसोलेटेड गैशियस एटम्स लेने हैं, उसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स उनको हम रिमूव करेंगे और उससे फिर 1 मोल ऑफ आपके पास बन जाएगा 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैशियस आइंस, ठीक है, यानी गैशियस एटम्स थे और उससे गैशियस आइंस बन गए। कैसे, जब हमने 1 मोल ऑफ लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से जो है वो अटैम्प्ट करना है, याद करना है और फिर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखिए एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी हमारे पास x मीन्स कि कोई भी हमारे पास गैशियस एटम्स हैं, उनमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो 1 मोल ऑफ आपके पास गैशियस आइंस आ जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है यूनिट्स, किलो, इसकी यूनिट्स होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के किलो जाउल्स पर मोल में, इसको हम मेजर करते हैं। ट्रेंड क्या है इसका? ट्रेंड बेसिकली क्या है? एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज, क्योंकि देखिए साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब है साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वो आसानी से रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज हो रही है। क्यों? रीजंस क्या हैं? शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बल्कि यहाँ पर हम इसको एडिशनल कर देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल लास्ट, ठीक है, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह दें या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह दें, ठीक है। इसको यहाँ पर एडिशन कर देते हैं, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लें, जब हम इसका प्रैक्टिकली ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये जो है ना ग्राफ बिल्कुल ऐसा नहीं नज़र आता कि बिल्कुल ऐसे इंक्रीज जा रहा हो, ठीक है। जैसे सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे है, मैग्नीशियम की यहाँ पर हो जाए, एल्यूमिनियम की यहाँ पर हो जाए। तो ऐसे हुआ कि मैग्नीशियम ने और फॉस्फोरस ने ना कुछ एनॉमलस बिहेवियर शो कर दिया। अब जैसे कि एटॉमिक रेडियस में हमने देखा था कि हमारे पास कौन एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा था एटॉमिक रेडियस में? आर्गॉन, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस ने जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो किया है। तो इसको हम इस तरीके से बताएंगे कि एनॉमलस ट्रेंड में कि आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस आर हायर देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर, ठीक है। आप एनॉमलस ट्रेंड की हेडिंग देंगे और उसमें बताएंगे कि मैग्नीशियम एंड फास्फोरस जो है उनके आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम एंड सल्फर, ठीक है। और अलग से भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अलग से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस आर हायर देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर। लेकिन यहाँ पर तो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें हमने इसको खुद से ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न हमने ये देखें लिखी हुई है कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कम्प्लीटली फील्ड और लो एनर्जी 3s ऑर्बिटल, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो जो यानी आपके पास जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो 3s है, और 3s लो एनर्जी ऑर्बिटल है एज़ कम्पेयर टू 3p, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एल्यूमिनियम है उसमें से 3p में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है, और 3p जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। अच्छा, तो और दूसरा ये है कि ये लो एनर्जी भी था, और लो एनर्जी के अलावा ये लो एनर्जी का है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, ठीक है। उसको निकालना तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और ये हाई एनर्जी वाला जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये लो एनर्जी भी था और कम्प्लीटली फिल्ड भी था। तो कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लें, वाइल इन केस ऑफ एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखनी है, इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पार्शली फिल्ड हाई एनर्जी 3p ऑर्बिटल, ठीक है। यानी आपने सिंपल से जुमले में सारी बातें कर दी कि यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी शो कर दी, और जिससे पता चल रहा है कि ये जो है 3s और 3p में 3s जो है वो लो एनर्जी है और 3p हाई एनर्जी है, और 3s जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और 3p पार्शली फिल्ड है, ठीक है। पार्शली फिल्ड का क्या मतलब होता है कि क्योंकि p में आपको पता है कि 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 3, तो 3 सब ऑर्बिटल्स में अगर हम देखें तो अगर p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये भी पार्शली फिल्ड होगा, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी पार्शली फिल्ड होगा, लेकिन p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम पार्शली फिल्ड नहीं कहेंगे, उसको बल्कि हम कहेंगे हाफ फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल्ड भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? फुली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर हाफ फिल्ड स्टेबल होते हैं, और सबसे कम स्टेबल जो है वो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स p में हों वो भी पार्शली फिल्ड में आएगा, 5 हों वो भी पार्शली फिल्ड में आएगा, लेकिन 6 हों तो वो फुली फिल्ड में आ जाएगा, ठीक है। सेम आपने इसी तरह की रीज़न जो है वो लिख देनी है
नेक्स्ट के लिए फॉस्फोरस एंड सल्फर के लिए, इन केस ऑफ फॉस्फोरस की अब लिख दें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इन दोनों में ये चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमने एनर्जी की बात नहीं की क्योंकि 3p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे भी 3p में से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यानी दोनों जो है सेम एनर्जी लेवल पर ही हैं। लेकिन 3p3 का मतलब है कि इसका जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, और 3p4 का मतलब है कि इसका p ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड है। ठीक है, तो पार्शली फिल्ड वाला लेस स्टेबल होता है, ठीक है, और हाफ फिल्ड वाला मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब ये वाली बात आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखना है कि इन केस ऑफ फॉस्फोरस इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ फिल्ड, और ब्रैकेट में लिखें मोर स्टेबल 3p ऑर्बिटल, वाइल इन केस ऑफ सल्फर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पार्शली फिल्ड लेस स्टेबल 3p ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया। अच्छा उसके बाद आपने क्या बताना है, लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखें अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता है कि या तो 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है, या 7 मार्क्स के, तो उसको आपने प्रॉपरली इसी तरह अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। अब वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों भी, कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक करंट क्यों वो करता है, कंडक्ट करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आइंस होंगे। ठीक है, अब आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आइंस होते हैं वो में भी पॉजिटिव आइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव आइंस कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस, तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही इन चार्जेस की फ्लो की वजह से। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आइंस। अच्छा अब अगर हम देखें इन केस ऑफ पीरियड 3, ठीक है, पीरियड 3 में तो उसमें क्या हमारे पास के ट्रेंड पहले हम बताएंगे। पीरियड 3 एलिमेंट्स शो इरेगुलर ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पर आप नोट करें कि जितने भी तीनों चीज़ों आपको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो उसमें एनॉमली ज़रूर थी, तो वो आपने एनॉमलस बिहेवियर वाली चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, एग्जामिनर यही चेक कर रहा होता है कि इन्होंने बताया एनॉमलस बिहेवियर या बस डायरेक्ट कह दिया, बस इंक्रीज डिक्रीज ऐसे कर दिया। ठीक है, तो पीरियड 3 एलिमेंट्स शो इरेगुलर ट्रेंड फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या वजह है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर देखें सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, देन सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गॉन। तो अब वो कह रहे हैं कि सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली बात इंक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ कर रहे थे। सोडियम का वैलेंस शेल में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 आ जाता है। ठीक है, अब रीज़न भी बता दी, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉलिड और लिक्विड मेटल। ठीक है, तो अब उसमें ऑब्वियसली बात है कि ये मेटल्स जो हैं ज़रूरी, ये मेटल्स जो ना सॉलिड स्टेट में भी आपको पता है कि जैसे हम कॉपर मेटल की वायर्स वगैरह बनाते हैं या कुछ भी, तो वो सॉलिड फॉर्म में भी उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है यहाँ पर, उसके बाद सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, रीजन क्या है, सिलिकॉन हैज़ अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखें इसके वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, तो अब इसको हम कहते हैं कि और ज़्यादा कंडक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन हैज़ अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, सो इट मस्ट बी एन इंसुलेटर बट इट इज़ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो वो कहते हैं कि इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो वो उस तरीके से नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, और उस तरीके से बहुत ज़्यादा, यानी डायमंड तो फुली आप कह लेना कि डायमंड फुली इंसुलेटर बिहेव करता है, लेकिन सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी डायमंड लाइक ही है, लेकिन वो फुली इंसुलेटर नहीं बिहेव करता, बल्कि कुछ सेमीकंडक्टर अपनी स्ट्रक्चर की वजह से बिहेव करता है। और अगर हमने इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी हो तो हम उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे तो उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है।
तो लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये सारे के सारे जो है यानी नॉन मेटल्स एंड नोबल गैस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है? बिकॉज दे फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको शो करके बताया कि फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आर्गन जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसको कंप्लीटली आपने ए पार्ट को जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये ए पार्ट आपके पास था 6 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है, डिस्कस द ट्रेंड्स इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में आप इसको मार्क भी कर लें कि आपके पास जो है वो सॉल्युबिलिटीज़ जो हैं दी हुई हैं हाइड्रोक्साइड्स की, सल्फेट्स की, ठीक है, और कार्बोनेट्स वगैरह की। ठीक है, SO4। तो अब हम यहाँ पर अभी सिर्फ हाइड्रोक्साइड्स की बात करें। ठीक है, यानी कि हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो ब्रिलियम है, यानी ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड की बात होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात होगी। ठीक है, इसी तरह से और फर्दर जो भी इसके ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगा। ठीक है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी वो क्या कह रहे हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। मींस कि ये इजीली सॉल्युबलाइज हो के अपने ये OH आइंस जो हैं वो सोल्यूशन में दे देते हैं या नहीं, यानी ब्रिलियम इस तरह +2 में चला जाए और ये OH जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्युबलाइज होगा ना। ठीक है, सॉल्युबलाइज में वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन एटम हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव को जो है वो सराउंड कर लेंगे और जो उसके प्रोटॉन्स हैं वो OH को सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में जब आएगा तो इट मीन्स कि ये जो ब्रिलियम का OH के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, या जो भी इस ग्रुप 2 की मेटल्स हैं उनका OH के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, तो वो बॉन्ड अगर तो आप कह लें कि वीक होगा, इजीली टूट जाएगा, तो हम कहेंगे कि हाईली सॉल्युबल है, और अगर नहीं टूटेगा तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे लेस सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी। अब हमने देखना है कि लैटिस एनर्जी जो है वो जब मेटल छोटी है, यानी ब्रिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जो है वो हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है, बेरियम है, तो मेटल का साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। तो बड़ा होता जा रहा है तो जो लैटिस एनर्जी है, इसका बॉन्ड है OH के साथ, तो वो स्ट्रांग होता जा रहा है या वीक होता जा रहा है? ठीक है, देखने से आपको पता चल रहा है कि साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ठीक है, और वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज होना शुरू हो जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाते जाते इसका मतलब है कि जो एट दी एंड है बेरियम, वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबलाइज होगा एज कम्पेयर टू द बेरिलियम। ठीक है, तो पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने आपको इसकी रीज़न समझा दी है। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी अगर हम सिंपल बेरिलियम को छोड़ के हम कहें कि कोई भी मेटल यहाँ पर है, वो अगर हाइड्रोक्साइड्स उसके हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी की हम बात करें कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइज ऑफ द मेटल के ऊपर। ठीक है, यानी साइज़ छोटा है मेटल का या साइज़ बड़ा है। ठीक है, साइज़ छोटा है तो उसका लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, यानी उसका बॉन्ड हाइड्रोक्साइड के साथ तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी और सॉल्युबिलिटी हाई होगी। ठीक है, अब इसको आप देख लें इसको लिखना कैसे है। ठीक है, अच्छा आप देखें कि ट्रेंड्स इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की हेडिंग दे दें। देन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अब साथ रीज़न बताएं। बिकॉज द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मेटल्स। साथ पूरा बता दिया कि मेटल का साइज बड़ा हो रहा था जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही थी, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, प्रॉपर आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
अब जो है वो आपने ना ट्रेंड बता दिया, रीज़न बता दी, तो अब आपने ना एक्सप्लेन भी करना है कि बेरिलियम की कितनी है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, इन सब की अलग अलग से बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि बिल्कुल टॉप मेंबर हैं और साइज में छोटे ही हैं मेटल्स, वाइल दी अदर मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, अब देखें मैग्नीशियम वाला, बेरिलियम तो चलो हमने कह दिया कि टोटली ही इनसॉल्युबल है, लेकिन उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम का यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ इनसॉल्युबल एंड शो स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, और इस वजह से इसकी जो सस्पेंशन होती है ना, ठीक है, यानी अगर हम इसको सॉल्युबिलिटी शो करें तो थोड़ा बहुत जो इसका सस्पेंशन बनता है उसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इज़ यूज टू रिमूव स्टमक एसिडिटी, क्योंकि उसकी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आइंस होते हैं। ठीक है, तो अगर स्टमक की एसिडिटी हो तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज अ मेडिसिन लेते हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वो उसको ठीक कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज अ लाइम वाटर एंड उसकी सॉल्युबिलिटी भी साथ लिखी हुई है, कितनी है, 1 ग्राम पर लीटर। और यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम की नहीं कैलकुलेट करके बताई हुई थी, उसको हम नहीं लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास बेरियम है, तो बेरियम इज़ हाईली सॉल्युबल। ठीक है, और बेरियम की सॉल्युबिलिटी एट रूम टेम्परेचर आप ब्रैकेट में बता दें कितना है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मींस कि कैल्शियम का जो है वो ग्राम्स में बताया हुआ है कि 1 ग्राम पर लीटर, और इसमें बताया हुआ है कि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड के आप यानी 0.1 मोल ले रहे हैं। ठीक है, 1 मोल का मैस देख लें कितना होता है, फिर 0.1 मोल का मैस आप देख लें कितना होता है, तो वो उस लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स मस्ट कोट करनी होती है। अब स्टूडेंट्स क्या है, बस ट्रेंड देख के आगे चले जाते हैं, तो इसकी वजह से उनके फुल मार्क्स नहीं आते। ठीक है, लास्ट इसका पोर्शन है सी। ठीक है, जो कि 3 मार्क्स का है, और व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बस नेम्स लिखनी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस। सिंपल है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, बस उसको आपने डिफाइन करना है, उसका प्रिंसिपल नहीं बताना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो पूरा बताना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा रेडिएशंस आएंगी और वो इंटरेक्शन करेंगी मैटर के साथ। नो नो नो, आपको सिंपल कहा है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपने बताना है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस कि जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करवाएं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैं आपको स्पेक्ट्रम भी दिखाती हूँ कि उसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, तो उनमें से जो भी रेडिएशंस हम मैटर के ऊपर फॉल करवाएं तो वो उसका इंटरेक्शन जो है वो नोट करती है, यानी वो वाली ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, वो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर उसको स्टडी करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस इंस्ट्रूमेंटेशन। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है, ब्रांच ऑफ साइंस है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ये इंटरेक्शन को स्टडी करती है। ठीक है, यानी रेडिएशंस फॉल करवाई जाएंगी, और फिर अब कौन सी रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो रही हैं, कौन सी इमिट हो रही हैं, क्या है, किस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, वो सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका क्या नाम दिया गया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, Spectroscopy uses instrumentation called spectrophotometer to examine the radiations emitted or absorbed by the chemicals, giving information about their molecular structure. ठीक हो गया, और the instrument used for this purpose is called, अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, एंड द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जिससे हमें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दी मॉलिक्यूल्स। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का पूछा हुआ है, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के में से सिर्फ यूवी रेडिएशंस फॉल करवाएंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आईआर रेडिएशंस फॉल करवाएंगे मैटर के ऊपर। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें हम रेडियो वेव्स फॉल करवाते हैं। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यानी इसमें हम यानी जो भी रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें से अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मींस के एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशंस अगर हम नोट डाउन कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। अगर इमिशन वाली नोट कर रहे हैं तो वो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। ठीक है,
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शो हुआ हुआ है, इसमें गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, आईआर, रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी हैं, ठीक है। यानी जो भी रेडिएशंस फॉल करवाई जाएंगी और उनका इंटरेक्शन मैटर के साथ देखा जाएगा, उसी लिहाज से उस टेक्निक का जो है वो नाम रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपने पूरा 13 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पहले जो है वो नहीं की हुई थी, ठीक है। इस वजह से डिटेल से आपको करवाई गई हैं, क्योंकि आपने जस्ट ऑर्गेनिक की हुई है। पेपर में जो भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको बहुत ज़बरदस्त और जल्दी जल्दी आ जाया करेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम जब डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आप उनको अच्छे से समझ भी लें और समझने के बाद आप उसको याद आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अब जो जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप अपनी बुक में मार्क भी कर दें, ठीक है, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपका कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।